अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था एजम्पशन के ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर। आई होप आपने उसको एंजॉय किया हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सब्सक्राइब करें अगर आप यूट्यूब पे इसको देख रहे हैं, ताकि अगली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड माई इंस्टाग्राम, प्लीज़ डू फॉलो इट। अच्छा जी, क्वेश्चन अब आपके सामने क्या है। क्वेश्चन ये है, अच्छा तो पिछली बार मैंने आपके सामने एक हैवी सा क्वेश्चन रखा था। अब मैं आपको जो है थोड़ा सा बेबी स्टेप्स के ऊपर दोबारा से लेकर चलता हूँ। एजम्पशन, ठीक है। अब आपके सामने इस टाइम पर एक स्टेटमेंट है, ठीक है। आपने देखना है कि यार ये जो स्टेटमेंट है, इफ़ आई गो टू गार्डन टुडे द ओनली फ्लावर्स आई विल सी आर रोजेस, और उसके बाद 3 क्लेम्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब ये एमडी कैट के फॉर्मेट वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हमें इस वाले को गो थ्रू ज़रूर करना है ताकि हम समझ सकें कि एमडी कैट मतलब एक कोई भी स्टेटमेंट होती है उसमें एजम्पशन क्या होता है, उसका प्रेमिस क्या होता है, उसका कंक्लूजन क्या होता है, ताकि हम लोग जो हैं जब हैवी किस्म की स्टेटमेंट आएगी तो उसके अंदर से भी हम प्रेमिस और कंक्लूजन को निकाल कर हम देख सकें कि क्रिटिकली ये चीज़ थिंक कर सकें कि यार जिस बंदे ने स्टेटमेंट दी है उसने अपने दिमाग में ये असम्पशन रखी थी कि नहीं रखी थी, ठीक है जी। आई होप दैट मेक सेंस। स्टेटमेंट अभी देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। चलें जी, एग्जाम्पल आपके सामने ये है, स्टेटमेंट ये है। एक बंदा है आपके सामने एक स्टेटमेंट दे रहा है। इमेजिन करें आपके सामने एक बंदा है, स्टेटमेंट क्या देता है जी। इफ आई गो टू गार्डन टुडे, अगर आज मैं गार्डन जाता हूं, द ओनली फ्लावर्स आई विल सी आर रोजेस, ठीक है। अगर आज मैं गार्डन जाता हूं तो आज जो भी फूल मैं देखूंगा वो रोजेस होंगे, वो गुलाब होंगे, ठीक है। अब 3 क्लेम्स नीचे गए हैं। अब आपने जो है इस लाइन की बेस के ऊपर, ये जो आपने अभी एक स्टेटमेंट देखी है, इस स्टेटमेंट के बेस के ऊपर आपने ये डिसाइड करना है कि नीचे जो 3 क्लेम लिखे हुए हैं, क्या ये क्लेम क्या, और ये तीनों एजम्पशंस हैं, ठीक है। ये तीनों जो एजम्पशन हैं, क्या ये इस ऑथर ने, जिस बंदे ने ये वाली लाइन बोली है, क्या इसने ये वाली एजम्पशंस थी उसके दिमाग में या नहीं थी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला क्या है, देयर विल बी नो जैस्मीन इन द गार्डन, ठीक है। सही है, क्या ये एजम्पशन ठीक है कि नहीं है। अब जिस बंदे ने ये वाली लाइन बोली है, इफ आई गो टू गार्डन टुडे द ओनली फ्लावर्स, द ओनली, सही है, सिर्फ वो फूल जो मुझे हर जगह दिखेंगे वो रोजेज होंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, वो ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ रोजेस होंगे, जिसका मतलब है और किसी किस्म का वहां पर फूल नहीं होगा। तो द देयर विल बी नो जैस्मीन इन द गार्डन, बिल्कुल ये एजम्पशन जो है बिल्कुल ठीक है, ट्रू एजम्पशन, ठीक है। ये हम कह सकते हैं एजम्पशन मेड, ठीक है। एजम्पशन जो है वो मेड है या ये ट्रू एजम्पशन है, ठीक है। क्लेम नंबर 2, ऑल रोजेस आर रेड। अब आप बताएं कि ये जो स्टेटमेंट जिस बंदे ने दी है, इसके अंदर कहीं पर उसने ये बात बोली है कि जो मैं रोजेस देखने जा रहा हूँ वो रेड हैं या वाइट हैं या ब्लैक हैं या पिंक हैं, कोई बात नहीं है उसके बारे में की हुई। तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये वाला जो क्लेम है, ऑल रोजेस आर रेड, ये नॉट ट्रू, ठीक है। ये एजम्पशन जिस बंदे ने स्टेटमेंट बोली है उसने ये एजम्पशन बनाई नहीं है, ठीक है। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इजी, आगे जाकर काफी मुश्किल आएंगे। क्लेम 3 क्या है, देयर विल बी रोजेस इन द गार्डन टुडे। अब ये क्लेम, ये ठीक है कि नहीं है, ठीक है। बंदा ये कहते हैं इफ आई गो टू गार्डन टुडे द ओनली फ्लावर्स आई विल सी आर रोजेस, मतलब रोजेस होंगे वहां पर, ठीक है। तो देयर विल बी रोजेस इन द गार्डन टुडे, यस देयर विल बी, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। ये हम कह सकते हैं एजम्पशन मेड, ठीक है। और इसके बारे में क्या बोलेंगे, एजम्पशन नॉट मेड, ठीक है जी। मेक सेंस राइट, बहुत इजी से होता। आंसर इसका लिखा हुआ है क्लेम 1 एंड 3 आर ट्रू वेयर एज क्लेम 2 इज नॉट करेक्ट। इसी तरह का अच्छा सो हम पहले क्या नाम है जरा एजम्पशन देख लेते हैं। ट्रिक क्या है, द ट्रिक टू सॉल्विंग क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज टू रीड बिटवीन द लाइंस। रीड बिटवीन द लाइंस का ये मतलब नहीं कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये 2 लाइनें हैं तो इसके बीच में यहाँ पर कोई चीज़ लिखी हुई नहीं है। रीड बिटवीन द लाइंस यार बड़ा क्रिटिकली जरा देखने की कोशिश करो वो स्टेटमेंट बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट, अच्छा, और जो स्टेटमेंट है ना वो मुंह फाड़ फाड़ के बोल रही होगी, जो बात बोल रही होगी सिर्फ वही बोल रही होगी, ये नहीं कि उसमें से एजम्पशंस निकालने शुरू कर देनी है, ठीक है। इसी के बारे में यहाँ पर बात लिखी हुई है कि रीड बिटवीन द लाइंस ऑफ द इनिशियल स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट है, ठीक है। थिंक अबाउट विच ऑफ द क्लेम्स आर रिक्वायर्ड टू बी ट्रू। से ये जो भी नीचे क्लेम्स आपके लिखे होंगे, फॉर एग्जाम्पल ये जो जितने भी आपके क्लेम्स यहाँ पर लिखे हुए थे, इनमें से जितने भी क्लेम्स हैं इनमें से ऐसा कौन सा क्लेम है, ठीक है, जो चाहिए आपको इन ऑर्डर टू बी true, claims are required to be true in order for the initial claims to be true। इनमें से ऐसा कौन सा वाला क्लेम है जिसका ट्रू होना लाजमी है, सॉरी फॉर, इनमें से कौन सा क्लेम है जिसमें से किसी क्लेम का होना, ट्रू होना लाजमी है इन ऑर्डर फॉर दिस स्टेटमेंट टू बी ट्रू एज वेल। तो देयर विल बी नो जैस्मिन इन गार्डन, ठीक है। ये अगर सच अगर हो गया तो नहीं, तो देयर विल बी नो जैस्मिन इन द गार्डन ये होना चाहिए, दिस हैज़ टू बी ट्रू, ताकि ये वाली स्टेटमेंट जो है ट्रू हो सके, ठीक है।
ऑल रोजेज आर रेड, इसके ट्रू अनट्रू होने से फ़र्क नहीं पड़ता, और क्योंकि ये ट्रू नहीं हो रहा तो इसका मतलब इसका कोई ताल्लुक नहीं है। देयर विल बी नो रोजेज इन द गार्डन टुडे, इसका मतलब है कि सॉरी, देयर विल बी रोजेज इन द गार्डन टुडे, हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू होना ज़रूरी है ताकि ये भी ट्रू रहे। तो ये भी ट्रू होना लाजमी है, इसके ट्रू होने से इसका ताल्लुक है, ये भी ट्रू होना लाजमी है, इसके ट्रू होने से इसका ट्रू होना लाजिम है। ठीक है, तो ट्रू होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बस सिंपल सी लॉजिक ही है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, बताएं भी अगला बंदा क्या एज्यूम कर रहा है। ये जो 5 आपके पास ऑप्शन है, इसमें से कौन सी एक एजम्पशन ऐसी है जिस जो जो ऊपर वाले को सपोर्ट कर रही है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो जो एजम्पशन जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं, इट शुड बी ट्रू इन ऑर्डर फॉर द ओरिजिनल स्टेटमेंट बी ट्रू। दोनों का आपस में लिंक होना लाजमी है। दोनों का अगर लिंक अगर नहीं हो रहा और आप अपनी तरफ से सोच रहे हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर आप ये सोचते हैं, मिसाल के तौर पे आपके दिमाग में एक बात आएगी कि यार इफ़ आई गो टू गार्डन टुडे द ओनली फ्लावर्स आई विल सी आर रोजेज। तो यार अब ये सोचो कि एक बंदा अगर एक गार्डन जाता है तो ज़रूरी तो नहीं वहाँ पर सिर्फ रोजेज हो। ठीक है, ये तो बंदा बेवकूफ़ी कर रहा है। बंदा जो है हो सकता है वहाँ पर जैस्मीन भी देखे, बंदा वहाँ पर जो है वो लिली भी देखे, वहाँ पर बंदा जो है आई डोंट नो और फूलों की क्या किस्में होती हैं जो भी होती है, आई डोंट नो, टच मी नॉट जो ममोसा प्लांट जिसे कहते हैं, वो भी हो सकता है वहाँ पर हो। वहाँ पर 1000 किस्म के होंगे। तो ये बंदा क्यों बोल रहा है कि यार वहाँ पर सिर्फ रोजेज होंगे? तो ये बंदा गलत कह रहा है। सही है, तो क्या कहते हैं, आप अपनी तरफ से एज्यूम करें। या फॉर एग्जांपल आप कहते हैं क्लेम 2 को ज़रा देखो, ऑल रोजेज आर रेड। हाँ यार सही है, रोजेज वहाँ पर रेड ही होते हैं। ठीक है, हो सकता है आपने कभी वाइट या ऑरेंज रोज ना देखा हो तो आप सोचेंगे हाँ यार ऑल रोजेज आर रेड, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नहीं, जो स्टेटमेंट आपको यूएचएस ने या किसी भी एग्जामिनर ने आपको दी होगी, वो स्टेटमेंट आपने एज्यूम करना है स्टेटमेंट ठीक है। अब इसके एंगल से आपने देखे हैं आगे आगे आपने एमसीक्यूज को देखना है कि यार क्या ये उसके सपोर्ट में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। बहुत सिंपल सी कहानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर ईच क्लेम, जो भी क्लेम, क्लेम कौन सी वाली चीज़ होती है? ये जो है आपका ये जो क्लेम है, ठीक है, जो भी आपने क्या नाम है नीचे एमसीक्यूज ऑप्शन होंगी वगैरह वगैरह। फॉर ईच क्लेम यू विल हैव टू फिगर आउट इफ दे आर एजम्पशंस मेड बाय द स्टेटमेंट। वो एजम्पशन है कि नहीं। मैंने यहाँ पर लिखा था ना एक और कि एजम्पशन मेड, ये एजम्पशन है, ये एजम्पशन है, ये एजम्पशन नहीं है, एजम्पशन नॉट मेड। ठीक है, तो फॉर ईच क्लेम यू विल हैव टू फिगर आउट इफ दे आर एजम्पशंस मेड बाय द स्टेटमेंट, तो यस बिल्कुल ठीक है, और दे आर नॉट इम्प्लाइड बाय द स्टेटमेंट, तो नो। सही है ना। तो आपने क्या करना है कि जो एजम्पशन स्टेटमेंट दी है उसी को आपने बोलना है कि हाँ यार ये एजम्पशन मेड है इसी के एंगल से। ये नहीं कि अपनी आप सोच में जा रहे हैं कि यार इम्प्लाई से ये वाली चीज़ हो रही है। इम्प्लीकेशन भी कभी कभी हो जाती है, लेकिन कंप्लीटली आउट ऑफ द वे जाना। मिसाल के तौर में आपको अगला क्वेश्चन देता हूँ, इसको आप जरा देखें अपनी तरफ से। ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह अभी मैंने पहले आपको दिया था। इफ़ आई गो डाउन द पॉन्ड टुडे द ओनली बर्ड्स आई विल सी आर स्वॉन्स। ठीक है, अब आप बताएं, बड़ा सिंपल सा है। अगर मैं आज पॉन्ड जाता हूँ तो द ओनली बर्ड्स दैट आई विल सी टुडे आर स्वॉन्स। क्लेम नंबर 1, देयर विल बी नो डक्स एट द पॉन्ड। बताएं क्या ये सच है कि नहीं है। अब पॉज करें और खुद सोचें, आप एक डायरी के ऊपर ज़रा लिखें ट्रू फॉल्स ट्रू, या क्या नाम है एजम्पशन मेड, एजम्पशन नॉट मेड, एजम्पशन मेड। ठीक है, तो उस एंगल से ज़रा देखें। तो क्लेम 1, देयर विल बी नो डक्स एट द पॉन्ड, बिल्कुल जी। बंदा कह रहा है कि आज अगर मैं पॉन्ड जाऊंगा तो मैं वहां पर डक नहीं देखूंगा, तो सिर्फ द ओनली बर्ड दैट आई विल सी टुडे विल आर स्वैंस। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, देयर विल बी नो डक्स टुडे एट द पॉन्ड। यस ट्रू, ये एजम्पशन उस जो भी बंदा बोल रहा है उसने ये एजम्पशन बनाई है कि आज कोई भी डक नहीं होगी, तो डेफिनेटली दैट्स ट्रू। क्लेम नंबर 2, ऑल स्वैंस आर वाइट। कहाँ पर बोली है उसने क्लेम के अंदर, ये वाली बात तो नहीं बोली, तो नॉट ट्रू। सही है, सो दिस इज द एजम्पशन नॉट मेड। ठीक है, और क्लेम नंबर 3, देयर विल बी स्वैंस एट द पॉन्ड टुडे, तो या ट्रू। सही है, so, अगर एक बंदा अगर स्वैंस अगर बोल रहा है कि आज अगर मैं पॉन्ड जाऊंगा तो मैं द ओनली बर्ड्स दैट आई विल सी आर स्वैंस, तो मैं देखूंगा उनको। तो अगर एक बंदे ने अगर एक चीज़ देखनी है तो उस चीज़ का वहाँ पर होना लाजमी है ना, तो इसलिए देयर विल बी स्वैंस एट द पॉन्ड टुडे। अगर वहाँ पर होनी चाहिए वो वाली स्वैंस, तभी ये वाला बंदा उनको देख पाएगा। और ये वाले बंदे को ऑलरेडी एजम्पशन से बना लिया है, इसने ऑलरेडी ये बात बोल दी है कि अगर मैं आज पॉन्ड जाऊंगा तो मैं आज स्वैंस को देखूंगा ही देखूंगा, तो डैट मीन्स के स्वैंस को वहाँ पर होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है डिटेल में ये सारा आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, आप बेशक पॉज करें, इसको ज़रा आराम से आप पढ़ लें, आपको जो भी बातें अभी तक मैंने बोली हैं वो आपको यहाँ से वेरीफाई भी हो जाएंगी। ठीक है, वक्त की किल्लत की वजह से मैं क्या मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं चाहता, लेकिन जो बातें मैंने अभी उर्दू में आपको एक्सप्लेन की है वो सारी बातें फॉर एग्जाम्पल लिखी हुई है। मिसाल के तौर पर क्लेम नंबर 2 की अगर बात करें, ऑल स्वैंस आर वाइट, तो दिस एजम्पशन हैज़ नॉट बीन मेड बाय द ओरिजिनल स्टेटमेंट। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट थी इसने ये भी बात नहीं बोली। इसके आंसर क्या लिखे मैं एक्सप्लेनेशन, द स्टेटमेंट डज नॉट स्पेसिफाई व्हाट कलर द स्वैंस हैव टू बी, ओनली डैट स्वैंस हैव टू बी सीन। सिर्फ स्वैन होनी चाहिए, वाइट ब्लैक रेड मैटर नहीं करता। देयरफॉर दिस असम्पशन इज नॉट इम्प्लाइड बाय द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ने इम्प्लाई नहीं की ये वाली बात। ठीक है जी, आई होप ये वाली चीज़ आपको यहाँ पर समझ आ गई हो। थोड़ा सा जो है टफ क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ठीक है, अब तो बेबी क्वेश्चन हमने देख लिए, टफ क्वेश्चन जरा देखते हैं। ठीक है, टफ क्वेश्चन क्या है,
ड्यूरिंग द, अब ये लाइन देखते हैं, ड्यूरिंग द 2000s द नंबर ऑफ सोल्जर्स फिजिकली स्टेशन इन द मिडिल ईस्ट स्काई रॉकेटेड। आप वैसे पॉज करें और पॉज करके जरा इस वाले क्वेश्चन को खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करें, सही है, फिर पता चलेगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग 2000 द नंबर ऑफ सोल्जर्स फिजिकली स्टेशन इन द मिडिल ईस्ट स्काई रॉकेटेड, मतलब कि 2000 की जो दहाई थी जब टेररिज्म वगैरह बड़ा अरूज पे था, तो अमेरिका ने अपने सोल्जर्स अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, मिडिल ईस्ट में बहुत सारे सोल्जर्स भेजने शुरू कर दिए थे, ठीक है। तो द नंबर ऑफ सोल्जर्स फिजिकली स्टेशन इन द मिडिल ईस्ट स्काई रॉकेटेड, मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। हाउ एवर इन 2019, 2019 में आकर दिस नंबर इज कंटिन्यू टू डिक्रीज, ये वाला नंबर जो है अभी डिक्रीज होता जा रहा है। इट्स वंडरफुल दैट द वेस्टर्न वर्ल्ड हैज लेस ऑफ अ मिलिट्री प्रेजेंस इन अदर कंट्रीज, प्रिज्यूमेबली टू अ नेग्लिजिबल अमाउंट इन नेक्स्ट 5 to 10 years, ठीक है। क्या सेंटेंस क्या है कि यार ये बहुत खूबसूरत बात है, इट्स वेरी वंडरफुल, ये बहुत खुशाइन बात है कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उसकी कम से कम मिलिट्री प्रेजेंस जो है वो दूसरे कंट्रीज के अंदर है, प्रिज्यूमेबली टू अ नेग्लिजिबल अमाउंट, बिल्कुल ना होने के बराबर, ठीक है, इन नेक्स्ट टू 5 to 10 years, और 5 to 10 years में बिल्कुल वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब एजम्पशंस, अब ये जो स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट क्या क्या एजम्पशंस ले रही है, ठीक है। 3 एजम्पशंस आपको दी हुई हैं, इनमें से आप बताएं ये एजम्पशन हाँ ये ली होगी, ये वाली नहीं ली होगी, ये वाली नहीं ली होगी, ठीक है। तो देखें, assumption number 1, no soldier physically stationed in an area means that there is less of a military presence, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें जी, ज़रा देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मिलिट्री प्रेजेंस के हिसाब से। अगर इस वाली स्टेटमेंट को देखूँ तो मिलिट्री स्टेटमेंट के लिए लिखा हुआ है नो सोल्जर्स फिजिकली स्टेशन, सही है। अब आप देखें फिजिकली स्टेशन वर्ड ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, नो सोल्जर्स, मतलब यहाँ पर तो नंबर ऑफ सोल्जर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर किसी जगह पर कोई सोल्जर नहीं होता, नो सोल्जर फिजिकली स्टेशन इन एन एरिया मीन्स देयर इज अ लेस ऑफ अ मिलिट्री प्रेजेंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि फिजिकली स्टेशन जब ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ सोल्जर्स फिजिकली स्टेशन द मिडिल ईस्ट स्काई रॉकेटेड, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मिलिट्री प्रेजेंस है, ठीक है। लेकिन 2019 में मिलिट्री प्रेजेंस जो है वो डिक्रीज होने शुरू होगी, ठीक है। इट्स वंडरफुल दैट वेस्टर्न वर्ल्ड हैज़ लेस मिलिट्री प्रेजेंस, ठीक है, इन अदर कंट्रीज, ठीक है, प्रिज्यूमेबली टू निग्लिजिबल, मतलब ना होने के बराबर। तो अब स्टेटमेंट क्या कहता है, नो सोल्जर फिजिकल स्टेशन, अगर कोई सोल्जर फिजिकल स्टेशन नहीं हुआ हुआ एक एरिया में, तो उसका मतलब है कि वहां पर बहुत कम मिलिट्री प्रेजेंस है। तो बिल्कुल ये वाली स्टेटमेंट एजम्पशन ट्रू है। ये देखें, मिलिट्री प्रेजेंस जो है वो कम है, अगर वो कम है तो इसका मतलब है कि वो नेग्लिजिबल अमाउंट के अंदर है, बहुत कम है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये एजम्पशन जो है दिस हैज़ बीन मेड, एजम्पशन मेड, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात जो है ट्रू है, ठीक है। अब नंबर 2 स्टेटमेंट देखते हैं, देयर वोंट बी एन अदर स्पार्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद इन नेक्स्ट 5 to 10 years, ठीक है। इस वाली स्टेटमेंट को देखें। अब देखें जी, यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि अगले 5 से 10 साल में मिलिट्री प्रेजेंस जो है उसको इतना कम कर दिया जाएगा कि बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट होगी, ना होने के बराबर अमाउंट होगी। तो एक मुल्क कब करेगा एक नेग्लिजिबल अमाउंट एक पर्टिकुलर जगह पे, जब वो ये देखेगा कि यार अब वॉर्स जो है वो कम हो जाएंगी, वॉर्स की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट बनेगा नहीं। अब चीज़ें जो है हम डायलॉग से, पॉलिटिकल तरीक़ों से हम ख़त्म करेंगे, फ़ौजी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। तो इसलिए अगर आप देखें दोबारा से स्टेटमेंट ट्रू, देयर वोंट बी अनदर स्पार्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद इन नेक्स्ट 5 to 10 years, ठीक है। तो बिल्कुल दैट इज़ द रीज़न, और इस वजह से वो जो है अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को कम किया जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब स्टेटमेंट 3 क्या कह रहे हैं, वॉर इज़ अ थिंग ऑफ पास्ट। अब इसका क्या मतलब है कि वॉर जो है वो पास्ट की बात होगी है, अब आगे कभी वॉर होगी ही नहीं, कभी भी वॉर नहीं होगी। तो अब ये वाली बात तो उसने कहीं पर भी नहीं बोली, ठीक है, बिल्कुल नहीं बोली, ठीक है। वॉर देखो, स्पार्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नहीं होगा, हो सकता है, ठीक है। इसलिए मिलिट्री प्रेजेंस जो है उसको जो है वो कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, लेस करते जा रहे हैं, लेस करते जा रहे हैं, नेग्लिजिबल अमाउंट तक लेकर जा रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वॉर अब कभी भी नहीं हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर है देयर वोंट बी अनदर स्पार्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, उस वाले एरिया में जहाँ पर मिलिट्री प्रेजेंस थी। लेकिन वॉर जो है वो तो दुनिया में कहीं पर भी हो सकती है, वो तो इस वाले रीजन में भी हो सकती है। तो टेक्स्ट आपका इज नॉट टॉकिंग अबाउट द वॉर इन जनरल, ठीक है। और अगर बात बोलती है वॉर इज अ थिंग ऑफ पास्ट, वॉर तो अब होनी नहीं है, तो टेक्स्ट के अंदर साफ साफ ये वाली बात बोलता कि यार वॉर अब होनी नहीं है, मिलिट्री प्रेजेंस बिल्कुल जीरो, फौजी बिल्कुल खत्म किए जा रहे हैं, कहीं पर प्रेजेंस होने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नेग्लिजिबल अमाउंट नहीं लगता, वो लिखता नो अमाउंट, जीरो कर दो फौजी, लेकिन इस तरह की बात नहीं लिखी हुई। इसका क्या मतलब है कि वो ये नहीं
इम्प्लाई कर रहा है अपने टेक्स्ट में कि वॉर इज अ थिंग ऑफ पास्ट, वॉर आगे भी हो सकती है। तो इसलिए नंबर 3 के बारे में किया जाए तो हम कहेंगे एजम्पशन नॉट मेड। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ, रीड बिटवीन द लाइंस, लाइंस को अगर आप बार बार पढ़ेंगे, 2-3 बार पढ़ें, आपको खुद ये वाली चीज़ समझ आ जाएगी क्यों स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर द वंस जो assumptions आर बीइंग मेड, और क्यों 3 जो है वो एक ऐसी लाइन है जिसके बारे में एजम्पशन नहीं बनाएगी। ठीक है जी, 15 मिनट का लेक्चर हो गया जी, काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर गया। अगले वाले लेक्चर में 2-3 और मज़े बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे। और याद रखें, बार बार बता रहा हूँ, वंस यू गो थ्रू माई लेक्चर्स यू विल गो थ्रू, इस तरह से आप पॉज करें, आप पहले खुद देखें, उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन सुने, उसके बाद खुद गौर फिक्र करें, एंड दैट इज़ ऑल व्हाट यू वुड नीड इन ऑर्डर टू एस द लॉजिकल थिंकिंग ऑफ योर, ये जितना भी 10 में से 10 नंबर आपके बड़े आराम से आ जाएंगे, कोई यहाँ वहाँ की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, एक दिन बैठेंगे, सुबह से बैठेंगे, रात तक सारे लेक्चर खत्म हो जाएंगे और आपकी सारी लॉजिकल थिंकिंग की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी, चलें जी, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं विद सम मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन माय इंस्टाग्राम। थैंक यू, बाय।